नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ की खास पेशकश एबीपी बिजनेस कॉन्क्लेव 2023। आपके साथ मैं विकास कौशिक और मेरे साथ इस पैनल में मौजूद हैं तमाम ऐसी शख्सियत जिन्होंने छोटी छोटी शुरुआत करके बड़े मुकाम हासिल किए हैं और बिज़नेस जगत में नई दिशा से और नए जोश के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले मेरे करीब ओबेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अश्विनी जी के पास जाऊंगा। अश्विनी जी, आपके सेक्टर के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि ये साइलोज असल में होते क्या हैं और कितना इम्पोर्टेंस इनका देश की अर्थव्यवस्था में भी अब है, कृषि जगत में जो हमारा खाद्यान्न है उसको बचाए रखने में भी है। बहुत संक्षेप में अगर आप बताना चाहें अपने प्रोडक्ट के बारे में। जो साइलोज है, साइलोज सबसे पहली बात है, साइलोज क्यों लगाया जाता है? साइलोज लगाया जाता है किसी भी ग्रेन को हमने स्टोर करना है। पानी की बोतल पड़ी है, ये भी एक स्टोरेज टैंक जैसा ही है, इसके अंदर पानी आ गया तो हमने स्टोर कर लिया। पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, पूरी दुनिया लड़ाई के कगार पे है, पूरी दुनिया बीमारियों से सफ़र कर रही है। इन सबको करने के लिए, आपको सर्वाइव करने के लिए फूड तो खाना पड़ेगा। फूड खाओगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, एग्रीकल्चर एरिया कम होगा, पॉपुलेशन के लिए एरिया ज़्यादा लगेगा, तो कहाँ से करोगे? तो हाइब्रिड सीड के साथ हमारी कंट्रीज़ की प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई है। सारी वर्ल्ड ऐसा ही सोच रहा है कि मेरे को हर एरिया के अंदर में पर हेक्टेयर में अपनी ग्रोथ करनी है। एरिया कम हो रहा है, लेकिन अगर मैं 1 एकड़ में 30 टन ग्रेन लेता था तो मेरे को 40 टन करना है, उसको स्टोर करना है। अगर स्टोर अच्छे से नहीं करते तो हमारी वेस्टेज होती है, चोरी होती है। और अगर आज आपने अनाज इतना पैदा किया और बैड स्टोरेज की वजह से वो डैमेज हो गया तो वो डी कैटेगरी के अंदर सेल होता है। तो स्टोरेज है जो हाई फूड को आपने लिया, स्टॉक किया और एज इट इज़ संभाला, जैसे फार्म से आया आपने उसको प्रोसेस करके रख लिया, आपका ग्रेन आपके पास सॉलिड बचा हुआ है और आप उसको लंबा स्टोरेज कर सकते हैं। तो अब ये बताएं कि अश्विनी जी कि ये आपका जो ब्रांड है वो कैसे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और लगातार कैसे आप इसमें और अवसर देख रहे हैं? ऐसा है कि ये डिमांड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान में आ चुकी है। हर एक वर्ल्ड का मतलब कोई भी गवर्नमेंट देख लो, उसको स्टोरेज टैंक के लिए इम्प्रूव कर रही है। कोविड के अंदर में जब इश्यूज़ आए तो सोचो हमारे पास अनाज था, हमने लोगों को दे दिया, लेकिन दुबई के पास अनाज नहीं था, क्या करे? छोटी छोटी कंट्रियों के पास अनाज नहीं था, वो क्या करे? आज हर कंट्री कहती है भी मेरे को अपना फूड सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करना है। तो ये साइलोज की डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है मेरे को 800 किस्म के प्रोजेक्ट लगाने हैं, ऐसे 50,000 टन्स के, जो मतलब जिस भी ग्रेन मार्केट के अंदर में 50,000 टन या 25,000 टन्स का भी अनाज आता है तो मेरे को बैग्स में नहीं लेना, लूज़ में स्टॉक करना है और लूज़ में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये गवर्नमेंट की डिमांड है। उसके बाद वीट के बाद राइस को स्टोरेज करना है, राइस के बाद पल्सेस को स्टोरेज करना है। ये नेशनल पॉलिसी का हिस्सा है ये। और ये इतनी बड़ी वर्ल्ड के अंदर डिमांड है, जितने लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं वो ओवर बिजी हैं, उनको सप्लाई नहीं कर सकते, पूरा वर्ल्ड सप्लाई नहीं कर सकता इसके अंदर में, जितनी बड़ी डिमांड है वर्ल्ड। बहुत बड़ा अवसर है इसमें अभी आपके लिए। बिल्कुल। अब मैं सर आपके पास आना चाहूँगा। सरदाना साहब, आप थोड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, क्योंकि थोड़ा लेमैन को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये न्यूमेटिक ऑटोमेशन कंपोनेंट्स असल में होते क्या हैं और कितना अभी आप इसमें अवसर देख रहे हैं बिजनेस को बढ़ने के लिए। देखिए, न्यूमेटिक ऑटोमेशन एक ऐसा कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ कि उनकी हर उस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ न्यूमेटिक्स का ऑटोमेशन का यूज़ होता ही होगा। बिकॉज आज की जो नीड है, फास्ट प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन, और उस प्रोडक्शन को हम लोग जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रोडक्ट कर सकते हैं और विदाउट यूजिंग द मैक्सिमम मैन पावर की जो यदि रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं तो वो ऑटोमेशन ऑफ न्यूमेटिक्स के साथ ही कर सकते हैं। और जितने भी मशीनरी पार्ट्स हैं हमारे, मशीन को बनाने के लिए जो हमारे को कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें न्यूमेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि कंप्रेस्ड एयर से चलती है। और कंप्रेस एयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हर जगह पे, उसको कंप्रेस करके हम लोग उसका एज ए पावर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो यूज़ करने के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं। उसमें 5 कैटेगरीज हम लोग मेजर कैटेगरीज हैं जो कि ली जाती हैं। वन इज़ न्यूमेटिक सिलेंडर्स, जो कि आर्म का काम करता है, उसको ऑपरेट करने के लिए न्यूमेटिक वेल्व्स चाहिए, जो कि ऑल प्रोडक्ट्स अब हम लोग इन हाउस यहाँ पे नोएडा में ही हमारी फैक्ट्री है,
और वहीं पे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और बहुत ही वॉल के बाद उसके कनेक्शंस चाहिए सिलेंडर्स को और वॉल्स को कनेक्ट करने के लिए, और उसकी ट्यूबिंग चाहिए। प्लस जब कंप्रेसर से कंप्रेस एयर निकलती है तो उसको फिल्टर करने के लिए भी एक कंपोनेंट है, दैट इज़ फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। सो दीज आर द 5 कैटेगरीज जो कि न्यूमेटिक ऑटोमेशन के बेसिक प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करती है, जो हर इंडस्ट्रीज की नीड है आज की डेट में। जैसे कि मैन पावर की रिप्लेसमेंट कहाँ से हो सकती है कि उसको न्यूमेटिक के साथ ऑटोमेट कर दिया जाए किसी भी कंपोनेंट को, तो मिनिमम मैन पावर के साथ हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अंकित जी, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे समझना चाहूँगा, आप अपनी कंपनी में, अपने प्रोडक्ट्स में क्या है जो फैक्टर्स ये 2 अनुभवी लोगों ने बताए हैं कि एक सर्विस शानदार हो और आप ग्राहक की नीड को समझे, क्या आप इम्प्लीमेंट करते हैं? जैसे कि अभी यहाँ बात हुई क्वालिटी की और सर्विस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने ये अपनी कंपनी 2015 में स्टार्ट की थी। मैं सिविल इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, फिर मेरी मास्टर्स है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में टेक्सास A&M USA से। तो मैं जब इंडिया वापस आया तो प्लान ये था कि क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड कोई व्यापारिक का नहीं है, तो जॉब और कंसल्टेंसी, जो जैसे कि पीछे भी बात हुई कि हम सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन नहीं हुआ करते थे। तो ये सोचा था कि नई टेक्नोलॉजीज़ वहाँ से सीख के आए हैं, नया ज्ञान लेके आए हैं, कुछ अनुभव लेके आए हैं, उसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ की एक निजी कंपनी में कार्यरत हुआ। वहाँ पे ये एल्यूमिनियम फोमवर्क नया तब पाँव जमा रहा था, खासतौर पे दिल्ली NCR में। मुंबई में थोड़ा सा उससे पहले आ चुका था। तो यहाँ पे जब आके देखा तो जो होता है अमूमन, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं उनको नई टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एक हिच होता है एडजस्टमेंट करने में, उसको अडेप्ट करने में। क्योंकि मैं नया था, नई सोच के साथ आ गया था, तो शायद उनको मैं काबिल लगा या ईश्वर की कोई इच्छा थी, मुझे उसकी जिम्मेदारी दी गई। जब जिम्मेदारी दी गई, एक अच्छे तरीके से एक सिस्टम को उस कंपनी के लिए बनाया गया था, तो और लोगों ने देखा कि इस कंपनी का सिस्टम अच्छा बन रहा है, तो लोगों ने फिर आके पता किया कैसे हुआ। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को बहुत कम नॉलेज का गैप है। तो मैंने जब, और जो आज मेरे कंपटीटर्स हैं और तब वेंडर हुआ करते, तो इंटरेक्ट किया तो पता लगा उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ एक्चुअली बहुत कम है। जो यहाँ प्रोडक्ट और सर्विस की बात हो रही, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस जानने के लिए पहले आपको प्रोडक्ट की बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और क्योंकि मैं दूसरे साइड ऑफ टेबल पे था, वेंडर पे था, मुझे उन चीज़ों का बड़ा फोकस था। तो जो मेरा ओरिजिनल आइडिया था कि सर्विस दें, मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ सर्विस से काम नहीं चलेगा, हमें एक प्रोडक्ट को भी उस लेवल पे लाना पड़ेगा। अब वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी उस वक्त कि ये अधिकतर प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा था। हिंदुस्तान में चुनिंदा लोग थे जो इसको दोहरा दे, क्या प्रोडक्ट है? हमारा प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम फोमवर्क, यानी कि एल्यूमिनियम की शटरिंग, जिसे सरल भाषा में कई लोग शायद दूसरे नाम से जानते हो, माइवान शटरिंग। तो आजकल डेट जितने भी आप हाई राइज कंस्ट्रक्शन खास तौर पे Tier 1 सिटीज़ में देखते हैं, उनमें आपको आज की डेट में सारी, आपको कई बिल्डर कह के बेचते हैं हम RCC की वॉल दे रहे हैं, तो हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। तो वो ये टेक्नोलॉजी है जिसने उसे एबल किया। तो क्यों वो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, मैं उसी पे आ रहा था और कैसे ये सारी सिलसिला शुरू हुआ। तो जब हम मार्केट में उतरे तो जो हमारे इंडियन कम्पीटर्स थे, उनके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खामियां थी क्वालिटी और सर्विस को लेके। और जो विदेशी कंपनियां थी, क्योंकि उनका मूल बेस यहाँ नहीं था, वो सर्विस में बहुत लैक करती थी। और ऑब्वियसली इंपोर्टेड चीज़ थी, वो काफ़ी महंगी थी, तो हर आदमी नहीं ले पा रहा था। तो हम जब इसमें उतरे, हमने कहा कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पे उतारना है। और क्योंकि हम लोग नए थे, तो ये जो नाम है आइंस टेक्निक, बेसिकली आइंस इज नंबर 1, न्यूमरल 1 इन जर्मनी, इन टेक्निक इज टेक्नो। तो ये नाम भी इसलिए रखा कि कम से कम एंट्री मिलेगी, 2 दरवाजे खुलेंगे, कोई विदेशी कंपनी है शायद। तो शुरुआत में जब हम गए तो लोगों को जानकारी का अभाव था, खूब बुलाते थे, क्योंकि मैं और मेरे जो सहयोगी जो मेरे साथ आए थे सब टेक्निकल बैकग्राउंड के थे, तो हमसे पूरा ज्ञान लेते थे, समझते थे। पर शुरुआत में क्योंकि एक नई कंपनी है, एक बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो ट्रस्ट वो उतना नहीं कर पाते थे और ऑर्डर नहीं दे पाते थे। फिर लेकिन खैर हमने वो सिलसिला ब्रेक किया, एंट्री ली, और करते करते लास्ट ईयर हमने पिछले फाइनेंशियल से डबल किया है, लगभग 150 CR का हमने टर्नओवर किया है। लगभग 600 लोग आज हमारे एम्प्लॉयड हैं। लास्ट ईयर एक लगभग 35 से 40 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट किया है। तो ये सिलसिला आगे जो बढ़ा, उसमें बहुत बड़ा रोल, जो अभी यहाँ बात हो रही थी, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस, ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हैं जो आपको एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। और ये एक युवा उद्यमी की बहुत बढ़िया सलाह है कि ये जो 2 फैक्टर हैं, सर्विस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों पर आप फोकस रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट यकीनन तौर पर डिफरेंशिएट करेगा और आप लगातार आगे बढ़ेंगे। अंकित जी, आप जैसे 2 और युवा उद्यमी हमारे साथ है, काफ़ी इंतज़ार हमने आपको कराया, और ये दोनों ऐसे हैं जो कोई एक व्यक्ति घर बनाता है तो उसके 2 बड़े
कहना चाहिए दो बड़े अवयव जिसे हिंदी में कहते हैं, एक तो बिजली की तारें और दूसरा बाथरूम फिटिंग्स। इन दोनों के बिना घर किसी का भी नहीं बन पाता है। तो मैं पहले VR केबल के पास चलूँगा। विनीत सिंगला जी, आप ये बताएं कि आपका ब्रांड जो है, आप जैसे सर्विस की और क्वालिटी की दोनों की बात हुई थी, तो इन दोनों पैरामीटर्स पे आपका ब्रांड कितना अलग है और कितना दावे के साथ आप कह सकते हैं कि आप बेहतर हैं? तो हमारी जो कंपनी है VR काबल, तो VR का सबसे पहले मैं मतलब बता देता हूँ। VR इज़ अ वर्चुअल रियलिटी, इज़ अ वर्चुअल रियलिटी, ऐसा आभास कि हम कुछ ऐसा अच्छा बेच रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। दैट इज़ अवर थिंग बिहाइंड दैट ब्रांड टू मेक दैट नेम। एंड द थिंग इज़ दैट कि हम जो वायर्स बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, तो मैं हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि मेरी उम्र 30 साल की है और ये जर्नी मैंने शुरुआत करी थी और इस इंडस्ट्री को शुरुआत मैंने करा, इस ब्रांड का नेम मैंने रखा इस चीज़ को, और मेरे फादर साहब ने साथ दिया। तो हमारे फादर साहब आज भी, एक छोटी सी दुकान है हमारी, पंजाब इलेक्ट्रिक स्टोर, टोहाना हमारा एक शहर है छोटा सा, हरियाणा के हम रहने वाले हैं। हिसार के अंदर हमारा छोटा सा, उसके पास एक टाउन है टोहाना, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। हमारे आज भी वहाँ पे एक छोटी सी दुकान है, हमारे फादर साहब आज भी दुकान पे बैठते हैं। और दिल्ली बवाना इंडस्ट्री में हमारी फैक्ट्री है जिसको हम संभाल रहे हैं। तो हमने जो ये शुरुआत करी थी, हम शुरू से छोटे होते हैं तो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज जाते थे, तो हम दुकान पे बैठते थे, 2 घंटा टाइम देते थे, फादर साहब को देखते ही कैसे सामान बेचते हैं या कैसे चीज़ को देखा जाता है, समझा जाता है। तो वो चीज़ देखते देखते हमारे मन में तब से एक थॉट जनरेट हुआ कि यार कुछ ऐसा करना है या कुछ इस तरीके से करना। तो उसी ट्रेड से लिंक हमने वायर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, जो बहुत टाइम से हम 1989 से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं कॉपर्स वायर के अंदर। तो वहाँ से हमने मैन्युफैक्चरिंग, मैंने सोचा कि मैं इसको शुरू करता हूँ और उसी भावना से शुरू किया कि कुछ, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, वही आजकल क्वालिटी और कमिटमेंट की जो बात हो रही है, तो बेसिकली हमने इस थॉट से काम किया कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ बेच रहा है, प्राइस हमने भी 100 रुपये ही रखा, हमने 90 रुपये 105 रुपये नहीं रखा। लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें कि फीचर्स जो हैं, हम लोग अगर 100 रुपये वाली चीज़ में कंपटीटर 5 फीचर्स दे रहा है, तो हम उसमें 15 फीचर्स दे करके उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इस थॉट से उसको आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ों को। जी, और इतनी कम उम्र में आपने जो शुरुआत की है, चैलेंजेस तो बहुत सारे आपको आए होंगे, तो कैसे आपने डील किया? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये मतलब सत्य सनातन वाला प्रोडक्ट है। जब से हम देख रहे हैं घरों को बनते हुए, बिजली आते हुए, वो तारें तो वो हैं और आगे भी रहेंगी। उनका मतलब स्थान कोई और वर्चुअल रियलिटी नहीं ले सकती है जी। तो इतने जो ये कन्वेंशनल प्रोडक्ट है, इसको बनाने वाले भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं, तो कैसे डील कैसे करते हैं आप? इसमें हम लोग डील इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा मेन डोमेस्टिक मार्केट की अगर मैं बात करूँ, रिटेल मार्केट की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस जो हैं प्रमोटर रहते हैं इस चीज़ को प्रमोट करने के, जो चीज़ को बताते हैं कि कैसे चीज़ में डिफरेंस रहता है कि अच्छी है बुरी है। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं इलेक्ट्रिशियंस के लिए, बहुत सारे नुक्कड़ मीट्स करते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिशियंस को समझाते हैं कि हमने ऐसा क्या डिफरेंट किया अपने प्रोडक्ट के अंदर, क्यों हमारा प्रोडक्ट के अंदर जो 15 फीचर्स हैं इसी रेंज में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो डाले गए हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपल सी बात करें, बहुत एक छोटी सी चीज़ है कि डोमेस्टिक वायर एक FR रेटिंग जिसको बोला जाता है, तो हमने उस डोमेस्टिक वायर में सिंपल PVC ना लगा करके उसी रेंज में 105 डिग्री कैपेसिटी का PVC लगाया है, जिसकी वजह से उसकी एम्पेयर कैपेसिटी बढ़ जाती है और जो हम बोल सकते हैं कि उसकी क्षमता बढ़ जाती है एम्पेयर लेने की। तो उसी सेगमेंट में, उसी गेज में, उसी कॉपर में, सब चीज़ में एक अच्छी वायर को हम बना करके प्रमोट कर रहे हैं। और चैलेंजिंग तो मेरे सामने इतने तक आए हैं कि शुरुआत में जब मैंने फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था, लगाया, तो सबसे बड़ी मेरे पास जो आज भी अभी तक भी 100% सॉर्ट आउट नहीं हुई है, जो कि पीपल मैनेजमेंट अगर हम बात करें कि लेबर वाला पार्ट हो गया या सेल्स टीम का पार्ट हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि पीछे भी अभी जो पैनल डिस्कशन हो रही थी कि अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो उधर चले जाते हैं, ग्लोबल में चले जाते हैं और कुछ गवर्नमेंट ले जाती है, तो जो हमारे पास बचते हैं हम उन्हीं को ट्रेंड करते हैं, उन्हीं की स्किल्स को आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं से हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक मेहनत करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए वो है। अर्जुन, ये दोनों सवाल आपके पास भी आएंगे एक युवा उद्यमी होने के नाते कि किस तरह से ये जो आपका सेक्टर है, बहुत कन्वेंशनल सेक्टर है, बहुत कंपटीशन है, बावजूद उसके इस सेक्टर में अगर आप हैं तो कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं? वो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिस पर एक आपके ब्रांड की एक अलग इमेज है? सर, पहले तो एज ए यूथ हर किसी का, हमारा जनरेशनल बिजनेस है, तो हर किसी का अपना अपना तरीका है करने का। मैं और मेरे ब्रदर भी पीछे बैठे हैं, जब हम आए थे इस सेक्टर में, इस ट्रेड में, तो 3 पॉइंट हमने सबसे पहले फिगर आउट किए। 1 इज़ इनोवेशन, 2nd इज़ R&D एंड 3rd इज़ आफ्टर सेल सर्विस।
जो आप सब ने अभी बात करी, इनोवेशन जो है, जो अब ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, हमारी जनरेशन को क्या चाहिए, आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, एंड कैसे आप फिगर आउट करो, वो आपका R&D का पार्ट है कि व्हाट द मार्केट वांट्स एंड व्हाट द मार्केट नीड्स एंड कस्टमर्स की क्या डिमांड्स हैं। एंड उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस कि आपने अगर एक सक्सेसफुल एक लीड आपने सक्सेसफुल कर ली है, आप कैसे उसको अपने फैमिली का पार्ट रखें सालों साल तक। सो हम ऐसे ही सर करते हैं। तो इस जो तीनों पैरामीटर्स हैं आपके, कितना आप अपने आप को बेहतर स्टेज में पाते हैं इन पर काम करने के बाद? रिजल्ट्स क्या हैं इसके आप? रिजल्ट सर बहुत अच्छे आए हैं और आशा है कि इससे आगे और भी अच्छे आते रहें। तो बहुत सारी चुनौतियों के बारे में हमने बात की, बहुत सारी संभावनाओं के बारे में बात की, और साथ ही बिजनेस जगत की क्या क्या अपेक्षाएं हैं देश से, देश की सरकार से, उनके बारे में भी हमने बात की। और फिलहाल इस खास पेशकश यानी ABP बिजनेस कॉन्क्लेव में इतना ही। आप देखते रहिए ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।